हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। एंड आज का जो वीडियो है बेटा, वो हम लेके आ रहे हैं क्लास 10th के साइंस का पेपर जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ है, उसका हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे। पहला जो हमने इसका जो पार्ट किया है वो सेक्शन ए में, जिसमें हमने केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सारे क्वेश्चन कर लिए एमसीक्यूज़ के। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को ही देखेंगे। और बेटा क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सेक्शन, तीनों ही जो आपके सेट है उनमें डिफरेंट आए हैं क्वेश्चन। उन डिफरेंट क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सेट 1 से अपने। ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो सेट 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 के सेक्शन बी सी डी। इट मीन्स ये जो पूरा वीडियो है ना, ये आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सेट 1 2 3 में जो डिफरेंट आए हैं टोटल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और देखिएगा आपका कौन कौन से क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं, गलत हुए हैं, ठीक, और कैसे आंसर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का 21 वाला, कॉपर पाउडर। ये देख पा रहे हैं आप, कॉपर पाउडर इज टेकन इन ए चाइना डिश एंड हीटेड ओवर ए बर्नर। ओके, तो कॉपर पाउडर को हम जैसे यहाँ पर हीट करेंगे तो कॉपर जो है हमारा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो नाम क्या है, नेम द प्रोडक्ट। आप क्या बोलेंगे कि नेम द प्रोडक्ट हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये कॉपर कैसा है बेटा, कॉपर सेकेंड है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉपर सेकेंड। एंड स्टेट इट्स कलर, हमें पता है, हमने पढ़ा है किस तरह का कलर होता है, ये ब्लैक इन कलर होता है, बीएलएससी की ब्लैक। और राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये हमने केमिकल रिएक्शन लिख दी, हमने बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 2, और कॉपर भी हम क्या लगा देते हैं, 2, यहाँ पर लिख देते हैं ये कॉपर है। रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, कॉपर ऑक्साइड इसका नेम का प्रोडक्ट हो गया, और ब्लैक इन कलर हो गया, ठीक। चलिए, तो इसका एक क्वेश्चन हो गया। इसके और में दिया था, यदि आपको ये नहीं पता हो तो फिर आ जाता है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म। अच्छा, बहुत सिंपल यार, ये तो फर्स्ट चैप्टर का इन्होंने दे दिया था। क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 और रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट, है ना। सोडियम सल्फेट को हम Na2SO4 लिखते हैं। तो हमें सबको पता है कि क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक। और NaCl यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये जो बेरियम सल्फेट है यही होता है वाइट प्रेसिपिटेट, इसके वाइट PPT बनते हैं यहाँ पर इसके। तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये तो लिख दी हमने। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, यहाँ था। राइट द सिंबल ऑफ आयन, देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए नंबर 2, राइट द, मतलब इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट द सिंबल, मतलब इसके ऊपर वाली ये रिएक्शन लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा और दूसरा नंबर इसका मिलेगा। राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन। ये जो प्रेसिपिटेट बने ना, इसमें कौन कौन सा आयन है, तो देख पा रहे हो, बेरियम 2+ आयन है, ये लिखना था आपको, और एक आयन हमारे पास क्या है, सल्फेट आयन है। तो बेरियम आयन और सल्फेट आयन, ये आयन्स लिखने थे यहाँ पर आपको। आपको इसका भी 1 नंबर मिल जाता इस तरह से, है ना। आप समझ पा रहे हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, लिखने का तरीका आप लैंग्वेज से हो सकता था। ये दोनों और में क्वेश्चन थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए अब आ जाते हैं हम। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर जनरली लो, अच्छा, एंड दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट 2 कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दिस 2 प्रॉपर्टी। तो सीधी सी बात है, कार्बन की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स। ओके, मतलब कि अगर देखा जाए तो कार्बन जो कंपाउंड है ना, तो कार्बन के कंपाउंड जैसे कार्बन से बने हुए हैं बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड बेटा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ शेयरिंग करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर्ड होते हैं एक दूसरे के। इट मीन्स यहाँ पर आयंस नहीं होते, आयंस नहीं होते हैं तो पहली बात तो क्या नहीं होता, वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ही सही ना, ठीक है। और यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अब यहाँ पर इनके बीच में क्या नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जबकि आयोनिक कंपाउंड में बेटा, आयोनिक कंपाउंड में NaCl इनके बीच में जो है, केटायन एनायन के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयोनिक कंपाउंड में। इसलिए ये एक तो जो होता है इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बट इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और सेकेंड
मैंने जैसा बोला आपको कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो कंटेन्स नॉट फ्री आयंस, ऐसा बोल सकते हैं हम, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। जैसे आयोनिक कंपाउंड में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए, वैसे कार्बन कंपाउंड में जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वहाँ पर फ्री आयंस होते नहीं हैं, इस वजह से वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको इस पे दो लिख लेना, ठीक है। हाँ चलिए, 23 वाला क्वेश्चन नहीं है इसका बेटा हमारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो, दो क्वेश्चन थे हमारे सेक्शन बी में, तो सेक्शन सी में आ जाते हैं। अच्छा, सेक्शन सी में आप देख पा रहे हैं बेटा, ये आपको दे रखा है 27 वाला, टेस्ट ट्यूब कॉपर सल्फेट आयरन नेल, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे हम। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द डायग्राम एंड राइट केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये देख पा रहा, आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ देखना आप, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। NI आयरन नेल है और यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको पता है ना आयरन क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है कॉपर से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये कैसे कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पता है हमें, रिएक्टिविटी सीरीज़ देख के, रिएक्टिविटी सीरीज़ देख के, है ना। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ देख के हमें पता चला। इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। बिल्कुल, आयरन नेल थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये वाली रिएक्शन होगी। और आगे पढ़ते हैं, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। नेम एंड डिफाइन, नेम क्या है यहाँ पर, नेम तो हमने लिख दिया। देखो डिस्प्लेस कर रहा है कोई मेटल, तो नेम इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दिया। उसने बोला कि यार डिफाइन करो, तो डिफाइन क्या करेंगे, हमें पता ही कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है कॉपर, इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हो गई डिफाइन डेफिनेशन, तो हमने डेफिनेशन भी दे दिया। इसने ही बोला ना, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। लिस्ट 2 अदर मेटल्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन एंड शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें पता है कि दो ऐसी और कौन कौन सी हो सकती है, तो आपको पता है, मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ। फिर कॉपर नीचे आता है, तो कॉपर है हमारे पास। देखो आयरन तो ले लिया, यहाँ पर आप लेड ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर अगर जिंक के साथ भी करवाएंगे आप कॉपर सल्फेट की बेटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। और यहाँ पर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम से भी करवाएंगे, तो फिर एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पर कॉपर कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो समझ गए क्या पूछा था उसने, कि ऐसी दो मेटल का नाम और लिखिए जो क्या कर सकती है, आयरन की जगह यूज़ कर सकती है, और यूज़ करके इनको सेम टाइप ऑफ रिएक्शन कर सकती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कौन सी कर सकती है, ऊपर वाली हाई रिएक्टिव वाली, क्योंकि कॉपर के नीचे वाली जो है सिल्वर आ जाएगी, गोल्ड आ जाएगा, वो तो कर ही नहीं पाएगा ना, वो तो लेस रिएक्टिव है। तो ऐसी बहुत सारी मेटल है हमारे पास। तो ये इस तरह का आपको लिखना था, है ना। 1 2 3 4 4 पोर्शन में इस क्वेश्चन को दे रखा था, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है 28, नेम द ओर ऑफ मरकरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच। अच्छा, एक और मरकरी के ओर, मतलब कि मरकरी के ओर का नाम लिखना है और कौन सी स्टेट में वो मिलता है, इन विच इट इज़ फाउंड इन नेचर। नेचर में किस तरह की, तो हमें सबको पता है सिनाबार जो होता है ना, सिनाबार बेटा वो मिलता है हमें, ठीक है। तो जो सिनाबार होता है, सिनाबार हमने नाम लिख दिया, और आपको बताओगे HGS जो है इसका सिंबल है, ठीक। और नेचर के स्टेट में कैसा मिलता है हमारे, ये सॉलिड मिलता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ये हम 28 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, यहाँ तक हो गए हम। राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स सोर्स। यहाँ पर बेटा हमारे पास याद है आपको कि NCERT में 2 रिएक्शन आपको पढ़वाई थी, 2 रिएक्शन आपको याद है कि जहाँ पर HGS था, और HGS की रिएक्शन हम क्या करवाते थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते थे, हीट देते थे, तो यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड मिलता था, HGO मिलता था, और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती थी, बाहर होती थी। फिर इसी HGO को
हम हीट देते थे, HEAT हीट। इसके बाद में हमारे पास क्या मिलता था, यहाँ पर मरकरी मिलता था। इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते थे इन लिक्विड स्टेट, एंड O2 यहाँ पर क्या हो जाता, बाहर हो जाता था। याद है आपको ये दो रिएक्शन? अब बैलेंस आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर को फिर 2 बनाया, और फिर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, यहाँ भी आपको करना हो तो 2 और 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 Hg हो गया। ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी थी इसमें, कि मरकरी और जो सिन्ना बार है उससे हमें मरकरी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी थी इसमें से। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता था। ठीक, 28 29 नहीं। अब ये सेक्शन सी जो ये ख़त्म हो जाता हमारा, सेक्शन डी में हम आ जाते हैं इसी चैप्टर के, इसी पेपर की। सेक्शन डी का पहला ही क्वेश्चन आ गया। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड। अच्छा, मतलब फेरस सल्फेट जो है FeSO4, उसके हमने क्रिस्टल लिए हैं बेटा, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने के बाद में उसको हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में और हीट किया है। अच्छा, ये हमारे पास ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है और हमने उसे हीट किया है यहाँ पर, और ये क्रिस्टल हमने ले लिए हैं। और टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम, है ना। टीनी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसमें किसमें, ट्यूब में। और क्वेश्चन अब बनता है यहाँ पर, फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, एक्सप्लेन। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? तो हमें पता है कि ये जो फेरस सल्फेट है ना बेटा, ये फेरस सल्फेट क्या है, हेप्टाहाइड्रेटेड है, FeSO4। जनरली ये जब क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो 7H2 अपने साथ लेके घूमता है, यही 7H2 है। इसी की वजह से इसको हीट दिया तो ये 7H2 क्या वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आ गई। ये तो इसका सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मतलब एक एक्सप्लेनेशन। अगर हम इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एज मतलब व्हेन फेरस सल्फेट हीटेड, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऐसा लिखना आर हीटेड दे लूज वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। जब ये क्रिस्टलाइजेशन किया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब इसके साथ जुड़े हुए थे। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज अपॉन हीटिंग, जैसे आप हीट करते हैं तो ये हो जाते हैं वेपराइज, एंड कंडेंस ऑन द कूलर पार्ट्स ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो ठंडा पार्ट्स है जहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब का, वहाँ पर जाकर यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये मतलब बैठ जाएंगे, है ना। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेगी। ये आपको क्या लिखना था, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना था। व्हाट कलर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग, हीटिंग के दौरान हम क्या है, तो ये जो होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है बेटा। इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं अपन, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल। तो ग्रीन कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो बोल देंगे ग्रीन कलर डिसअपीयर ड्यूरिंग हीटिंग। या लाइट ग्रीन टू वाइट, है ना, ये ग्रीन कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है ड्यूरिंग द हीटिंग। हीटिंग करने के बाद में ग्रीन कलर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो व्हाट कलर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व, तो क्या बोला मैंने, लाइट ग्रीन टू वाइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर आया ही वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल हटेंगे तो ये क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल पाउडर के फॉर्म में, वाइट फॉर्म में हो जाएगा, क्रिस्टल इसका खत्म हो जाएगा। इस तरह से समझिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ, अच्छा कितने, ये बताई दी मैंने 7, है ना। FeSO4 में क्या होता है, 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, बिल्कुल। अच्छा, ये दूसरा हो गया है ना, ये तो हो गया, इसी में एक क्वेश्चन हो गया है। ये अलग क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। कहते ना, बढ़िया बात है, कॉपर सल्फेट है ना। तो पहले कॉपर सल्फेट लिखना है तो CuSO4, आपको याद है बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O मॉलिक्यूल होते थे क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और एक है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के पास Na2CO3, है ना। Na2CO3 डॉट 10H2, याद है आपको, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें 10H2, इसमें 5H2, इसमें 7H2, यही तो लिखने को बोला था। यही इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में 3 हो गए। तो थर्ड क्वेश्चन भी इस तरह से हो जाएगा। एंड स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, राइट टू यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहीं पे लिख दिया मैंने कि ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2। जैसे आप हीट करेंगे बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2, है ना, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। यही हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
इसके टू यूजेस अगर हम देखें तो पहला यूज़ तो हम कर सकते हैं, जैसे आपका कुछ बोन जो है आपकी, मान लो हाथ की बोन आपकी ब्रेक हो जाती है, कहीं लग जाती है आपको, तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, उसमें यूज़ करते हैं। और डेंटिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। फिल द गैप ऑन टीथ, आपकी जो टीथ होती है ना, दांत, उसमें भी उसकी गैप को फिल में करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, तीसरा हम पीओपी यूज़ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हम स्टेचू और आर्टिफिशियल डेकोरेटिव्स, जैसे कि हम मूर्तियाँ बनाते हैं ना, गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं छोटी, वो भी पीओपी की मिलती हैं। तो इस तरह से तमाम डेकोरेटिव चीज़ें जो होते हैं हम पीओपी की बना सकते हैं। तो ऐसे 3-4 यूजेस आप लिख सकते थे, 2 ही यूजेस का बोला था, 2 भी यूज़ कर लिख सकते थे। ठीक, ओके, चलिए। अब ये क्वेश्चन आप करते तो करते, वरना एक और क्वेश्चन आपके साथ में था, है ना, इसके और में अगर आप ये चाहते तो वो कर देते थे। ये आसान जिसको लगता है या नहीं लगता था तो ये कर सकता था। अब दिया है उसने, एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन टैमरिन, तो हमें पता है एसिड कौन सा होता है, टैमरिन यानी कि इमली में। इमली में तो हमें पता है एक्स, हमें पता है कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। ओके, टार्टरिक एसिड, ये पढ़ाया भी जाता है डायरेक्ट क्लास में ही, क्लास से ही याद होता है, आपने भले ही किया हो नहीं किया हो, है ना, रिवीजन, फिर भी टार्टरिक एसिड। तो एक्स का तो नाम हमने लिख दिया, टार्टरिक एसिड। व्हेन मिक्सड विथ वाई, व्हेन मिक्सड विथ, जैसे इसमें वाई में मिक्स करते हैं उसको, ये एक से इसको वाई में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोड्यूस मिक्सचर जेड, हमने क्या जेड मिल जाएगा हमें। ठीक है, जेड ऑन एडिशन टू डो विथ हीटेड मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। अच्छा, ये हम यूज़ करते हैं बेटा, याद आया आपको, कहाँ पर यूज़ करते हैं? जो पकोड़ा होता है ना, हम पकोड़े बनाते हैं, हम केक बनाते हैं स्पंजी, और वाइस प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन। अच्छा, ये तो दूसरी बात है, वाई को हम कॉमन सॉल्ट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इट हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग। ओके, तो पूछा है राइट द कॉमन नेम एक्स वाई इन जेड, तो एक्स को वाई में मिक्स। अच्छा, तो ऐसा कहाँ कहाँ अगर यूज़ करते हैं हम, तो याद आया आपको कि हम यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं बेटा। तो जेड जो हमारे पास है बेकिंग सोडा है, हम दुकान पे से भी मंगवाते हैं, है ना, शॉप से। बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो क्रिप्सी करता है ना, चीज़ों को, पकौड़े को थोड़ा सा और क्रिप्सी बनाता है, स्पंजी बनाता है, केक को सॉफ्ट बनाता है। और वो रीज़न क्या होता है, CO2 गैस निकलती है ना हीट के दौरान, वो आगे हम देखेंगे। तो वाई यहाँ पर क्या होगा, वाई बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, है ना। तो बेकिंग पाउडर क्या है हमारे पास, सोडियम HCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद आया आपको। और सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड मिलके हम बेकिंग सोडा बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको आई थिंक मिल गया होगा कि राइट द कॉमन नेम्स XYZ, टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ वाई। तो वाई का केमिकल फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतनी चीज़ें हुई। पहला क्वेश्चन, हाउ इज़ वाई प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, इलिस्ट्रेट द रिएक्शन विद सुटेबल केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल यही तो हम चाह रहे थे कि तू पूछ भाई, हम यही बताएंगे तेरे को। शूटेबल, शूटेबल में क्या लिखूं मैं तुझे, रिएक्शन। हाँ, शूटेबल में क्या है यार, देख लेंगे हम लोग इसको भी क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, सीधी सीधी बात है, सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको भी पता है कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3, और कौन सी गैस, वाटर, और CO2 गैस क्या होगी यहाँ पर रिलीज होगी। यही CO2 गैस रिलीज होती है तो आप जहाँ से निकलती है वो स्पंजी और क्रिप्सी बनाती है पकड़ों को। ठीक, तो बिकॉज इट प्रोड्यूस CO2 गैसेस, है ना, ये क्वेश्चन आपका आंसर। हाउ इज़ वाई प्रिपेयर्ड एंड हाउ इज डज इट हेल्प, ओके, ये भी हो गया, रिएक्शन भी हमने लिख दी। राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ ए माइंड। अच्छा, हाउ इज़ वाई प्रिपेयर्ड, वाई को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये रिएक्शन लिखनी थी ना। अच्छा, वाई को प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई इज प्रिपेयर्ड फॉर कॉमन सॉल्ट। अच्छा, कॉमन सॉल्ट हमारे पास NaCl है, बिल्कुल NaCl वाली जो रिएक्शन आपने देखी होगी, वाटर मिलाते हैं यहाँ पर, इसमें CO2 मिलाते हैं, तो सीधा यहाँ पर क्या है, NaCO3 मिलता है, और हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पर, CO3 और H2 गैस यहाँ पर निकल जाती है, NaCl। अच्छा, एक और भी चीज़ है, अमोनिया भी इसमें यहाँ पर डाला जाता है, तभी तो कहूँ मैं, सॉरी। तो यहाँ पर NH4Cl निकल जाता है, तो हमें तो ये बनाना था, है ना। तो जो है NaCl, कॉमन सॉल्ट H2O CO2, NH3, NaCO3 और
ये हमारे पास NH4Cl मिल गया। ठीक, ये इसी क्वेश्चन में था, यही क्वेश्चन था। हाउ इज़ वाई प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो कैसे स्पंजी बनाएगा वो, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस, है ना। राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ ए माइल्ड बेस अदर देन वाई यूज्ड एज इन एंटी एसिड। अरे यार कितना रटाया जाता है आप लोगों को ये, कि वाई के अलावा, वाई के अलावा, वाई तो है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा और कौन होता है, तो हमें पता है माइल्ड बेस जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाई की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसका फार्मूला भी मैंने दे दिया और ये नाम भी लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, माइल्ड बेस एंटी एसिड वही यूज़ करते हैं हम, है ना, केमिकल फार्मूला और नाम। ये हो जाता है हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन दिख आपको रहा है ना, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से दे रखा है, फोटोसिंथेसिस का पूछा है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना। लेकिन ये एक्चुअली क्या है कि ठीक है, अगर इसको भी हम समझना चाहें तो सेटअप बना दिया है यहाँ पर। एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको हम लाइम वाटर में डाल रहे हैं, और एक डायरेक्ट सेकेंड में हम खुद दे रहे हैं उसे CO2। ये वाला मिल की जल्दी होगा कि ये वाला, तो सेकेंड वाला मिल की जल्दी होगा क्योंकि हम डायरेक्ट CO2 दे रहे हैं बेटा उसमें। और एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें CO2 भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तमाम तरह की गैसेस होती हैं। कम होता है कंसनट्रेशन CO2 का, यहाँ ज़्यादा होता है। और हमें पता है कि लाइम वाटर जो है ना, लाइम वाटर जो है CaOH2 जो है इससे रिएक्शन करेगा CO2 से, तो क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बन। यही है जो इसको वो कर देता है, दूधिया कर देता है, टर्न्स मिल्की, है ना, मिल्की कर देता है। बाकी का नीचे का तो स्टोमेटल फॉर्म। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन था जो केमिस्ट्री में भी था, हो सकता है बायोलॉजी में भी हो। ठीक है, ये करवा दें। आगे आते हैं हम सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। सेक्शन ई में आ जाते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है ना। सेक्शन डी में, ओके, सेक्शन ई में आ जाते हैं यार। सेक्शन ई जल्दी आ गया, बस थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो आप। ठीक है, सेक्शन ई में हम बात करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा, कार्बन इज़ ए वर्सेटाइल एलिमेंट। अच्छा, इसका मैं क्वेश्चन इसमें से ले लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सब में सेम है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन जो है सभी में सेम है। ओके, ये सेट 2 ले लिया है, सेट 2 ले लो, 3 ले लो, सब में सेम रहेगा ये, है ना। तो बोल रहा है कि कार्बन इज़ ए वर्सेटाइल एलिमेंट। ओके भाई, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ लिया आपने। ओके, सीधा पूछा है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, सीधा सा आंसर देना था आपको। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना। मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है ना, क्या है, पूरा लिखूं या, तो बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। एग्जाम्पल आप लिख सकते थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ये क्या कहलाते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। लिस्ट 2 प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बिल्कुल, ये तो बहुत पढ़ाया गया है। पहला तो है टेट्रावेलेंसी, दूसरा है कैटेनेशन की प्रोसेस। एक तो 4 तरह से जुड़ जाता है कार्बन किसी से भी, ठीक है, ये तो टेट्रावेलेंसी इसकी ब्यूटी है ही सही। लेकिन दूसरी ब्यूटी है कैटेनेशन, है ना, ये बेटा लीनियरली जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रांच भी जुड़ जाता है, ब्रांचिंग भी कर लेता है। जब ब्रांचिंग से नहीं आओ तो ये रिंग भी बना लेता है, रिंग का फॉर्मेशन भी कर लेता है कार्बन। तो लीनियरली, ब्रांचली, कैसे भी करके, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कई तरह से, इसलिए इसके मिलियंस ऑफ द कंपाउंड है। तो 2 प्रॉपर्टी लिखना थी, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन, जो कि हम आपको पढ़ाते ही आ रहे हैं। ठीक, ओके, अब आ जाते हैं हम सी वाला। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, पहला है एल्डिहाइड। अच्छा, तो एल्डिहाइड का जो फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप का, वो कैसे लिखते हैं हम इसको, ये तो कोई चीज़ से जुड़ा रहता है, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई और ये हाइड्रोजन हो गया, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, नॉर्मली CHO सिखाते हैं, तो ये आपको ऐसा लिखना था। और क्या पूछा है, कीटोन का, तो कीटोन का हम बता देते हैं। तो कीटोन का क्या था, COO, यही, या ऐसे लिखना सिखाते हैं हम आपको, ऐसा। ठीक है,
ये कीटोन हो गया, और ये ऐसे लिखना था। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पागल हो गया है, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी पूछ लिया है, उसके बाद में इथेनॉल इथेनोइक एसिड की रिएक्शन भी कर लिया। हाँ कोई बात नहीं, लिख देंगे भाई, हमें पता ही है इथेनॉल इथेनोइक एस्ट्रिफिकेशन होता है ना, याद आया एस्ट्रिफिकेशन एसिड की प्रेजेंस में, एस्टरिफिकेशन ऐसा लिखा रहता है एनसीईआरटी में, है ना। यहाँ पर CH3COH इथेनोइक एसिड क्या बोला है, इथेनॉल CH3CH2OH, है ना। एसिड की प्रेजेंस में कैटेलिस्ट भी बोला है उसने। यहाँ पर आ जाएगा CH3CO, यहाँ पर O, फिर CH2 और CH3, है ना। इसी को हम बोलते हैं एस्टर। दिख नहीं रहा है क्या? ओ माय गॉड, एस्टर, यही एस्टर था, ये एसिड था, और यहाँ पर ये एल्कोहल था। यही बोला था हमें इस क्वेश्चन में, तो हमने ये बात कर दी इसकी, ठीक है। अच्छा, ये अगर समझ में नहीं आता आपको तो ये सेकंड था, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये और बढ़िया बात थी, अगर ये नहीं करते तो ये करते थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या बात हो गई? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक। डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे C4H10 का बुक में भी दे रखा है, और आपसे पूछा भी था कि आप यहाँ पे बताओ भी सही इनको, है ना। क्या बता रहे हो कि भैया कितने, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10 के। ओके, तो एक तो यही है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, है ना। ये हमने क्या बना दिए इसके, ये पहला आइसोमर। और दूसरा क्या हो सकता है? 1 2 3, और यहाँ एक और कार्बन को कहाँ रख दो? नीचे रख दो। फिर इनमें हाइड्रोजन की वैलेंस सेटिस्फाई कर दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं। ये इन दोनों के आप नाम भी लिख देते, ये एन ब्यूटेन हो जाता, ठीक है। और 1 2 3 ये जाता 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। ये आइसोब्यूटेन, क्या बोल सकते थे इसको? आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है ई वाला। अब ये हमारा पास जो है फर्स्ट जो है सेट वो ख़त्म होता है बच्चों, और फर्स्ट सेट में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं हम सेकंड सेट में कितने डिफरेंट है क्वेश्चन, है ना, सेट 2 में। तो यही सेट 2 है, मैंने अभी जो लिया था आपके पास, देखो ये 2 लिख रखा है यहाँ पर। सेट 2 में हम देखते हैं हमारा सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी में देखते हैं क्या डिफरेंट है क्वेश्चन। तो E21 वाला नहीं, हाँ ये 22 वाला डिफरेंट है ना। देखते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड आर आल्सो नेम देम। ये क्या लग रहा है आपको, है ना? अभी क्या किया हमने, COOH, क्या लग रहा है आपको? CH3COOH, है ना। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पर तो CH3COOH, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना था, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सा ए में कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और हम यहाँ पर बी में क्या करेंगे हम? बी में क्या होगा? क्या दिख रहा है? HC, देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है, मिथेनल को बोला गया है COH या CHO, है ना। तो CHO है, CHO को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आल्सो नेम दें, नेम देखते हैं तो इसका नेम क्या बोलेंगे हम? CH3COH को, इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। क्या नाम आ जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड। तो इसका नाम अगर लिखेंगे हम तो एथेनोइक एसिड, और इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक कार्बन है तो मिथ, और CHO ग्रुप है तो अल लगाते तो मिथेनल, ठीक है। मिथेनल, इथेनॉल। इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो हम तो एसिटिक एसिड,
याद है ना आप लोगों को ये सब चीज़ें। तो ये बेटा डिफरेंट था। अब देखो कॉपर पाउडर वाला सेम आया है, और हाँ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट वाला सेम है सेट 2 में। अब आगे देखते हैं, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन सी में बात करते हैं। सेक्शन सी में ओके, ये डिफरेंट क्वेश्चन आया है, इसको हम डील करते हैं। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग ए मेटल। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल दोनों को अगर हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, है ना, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करें कि हमें पता चल जाए कि ये क्या है, मतलब इसका नेचर कैसा है, बेसिक है या एसिड है। तो हम समझते हैं कि मेटल को अगर जलाएं, मेटल क्या दे रखा है उन्होंने, मैग्नीशियम दे रखा है, ये हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो मेटल को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिलेगा, है ना, और अगर नॉन मेटल में हम क्या बोला है इसने, नॉन मेटल में सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, SO2 मिलेगा। तो बेटा ये ऐसे इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं एसिड बेसिक कैरेक्टर में क्या कर सकते हैं, टेस्ट बोथ प्रोडक्ट्स यूजिंग रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। तो हमें तो पता है ना एक चीज़, मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो कैसी होती है, बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल वाली ऑक्साइड होती है, या हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है, वो क्या होती है, एसिडिक इन नेचर। लेकिन फिर भी हम परफॉर्म करने के लिए देखेंगे तो बेसिक क्या करेगा, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड टू ब्लू, लेकिन ब्लू टू रेड कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। एसिडिक क्या करेगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। ये थी हमारी एक्टिविटी, क्या दिक्कत है, फिर हम लिख सकते हैं कि भाई मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू सो इट्स बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड कौन, ब्रैकेट में लिख दें SO2, है ना, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड सो इट्स एसिडिक इन नेचर। कमाल है, ये तो सब चीज़ें बेसिक थी बिल्कुल। ठीक, चलो सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन था डिफरेंट, बाकी सेम है, ये आयरन वाला और कॉपर नेल वाला, सॉरी आयरन नेल और कॉपर सल्फेट वाला, है ना। बाकी हम देखेंगे सेक्शन डी में। अच्छा, सेक्शन डी में बेटा थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। सेक्शन डी में क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। एक्सप्लेन क्लोर एल्केली प्रोसेस in the right balance chemical equation for the reaction that occur, name the gas obtained at the anode and cathode, mention two uses each of। कितनी बार मैं करवाता हूँ आपको, और बढ़िया NCERT में आपको दे भी रखा है ना, फॉर्मूले जैसा सब कुछ तो दे रखा है। तो क्लोर एल्केली प्रोसेस को मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपके इसमें दे रखा है बेटा, है ना, मतलब आप क्या करेंगे, आप NCERT देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, मुड़ना भाई। हाँ, तो NaCl का बात कर रहे हैं यहाँ पर, NaCl, ठीक है, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर H2O की प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, प्रोडक्ट NaOH मिलता है, और एक मिलता है क्लोरीन गैस मिल जाती है, और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ठीक है, क्लोरीन का हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, याद आया आपको, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो एनोड पर क्या मिलती है, क्लोरीन। हाइड्रोजन की मिलती है कैथोड पर, और यहाँ हो रहा होता है रिडक्शन। बस इतनी सी बात थी, ये पूरा क्वेश्चन ही हो गया सोल्व हमारा। तो क्या लिखा था क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्लोर एल्केली प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, टू फॉर्म, या इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्केली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर मतलब यहाँ क्लोरीन आ रही है, एल्केली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केली बन रहा है, इससे क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं इसको, है ना। बिकॉज द ऑफ द अदर लिखते हैं ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन, है ना, क्लोरीन की वजह से, और एल्केली सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। क्लोर एल्केली, क्लोर वर्ड जो आया है क्लोरीन से आया हुआ है, समझ गए। क्वेश्चन था हमारा, नेम द गैसेज ऑब्टेन्ड एट एनोड। क्या नेम लिखते हैं हम, एट एनोड क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब उसने पूछ लिया एक और क्वेश्चन यहाँ पर, मेंशन टू यूजेस ईच ऑफ द टू गैसेस, मतलब एक नंबर इसका, 2 नंबर, एक नंबर एनोड वाला, एक नंबर कैथोड वाला, 3 नंबर,
और 2 यूजेस हैं तो 4 और 5 नंबर इस तरह से था। तो यूजेस लिखते तो 2 नंबर आपको मिलते, यूजेस नहीं लिखे होंगे तो 2 नंबर कट जाएंगे आपके। तो क्या है 2 यूजेस, यूजेस क्या है, सिंपल है यूजेस। क्लोरीन को वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल में यूज़ किया जाता है, पीवीसी बनाया जाता है, उससे सीएफएससी बनाया जाता है। लिख दूं क्या, है ना, अगर हम समझें तो वाटर प्यूरिफिकेशन में या वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। क्लोरीन का जो यूज़ है ना, वाटर ट्रीटमेंट है ना, उसके बाद में स्विमिंग पूल में यूज़ किया जाता है। CFSC, CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और पीवीसी पाइप बनाने में यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है। और H2 गैस, तो आपको H2 जो गैस है उसका यूज़ है आपको फ्यूल, आजकल आप चले रहे कि नेक्स्ट जो 4 है, हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर एज ए हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में देखा गया है ना। तो उसके बाद में अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन में चाहिए, तो ऐसे यूज़ आप लिख सकते थे। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं, यदि ये आपको पसंद नहीं आया तो और कर सकते थे। कॉमन सॉल्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, ओके, as many compound of industrial use can be prepared from it. Explain given chemical equation the method of preparation of washing soda from sodium chloride. List 4 industrial domestic uses. ये 4 industrial domestic यूज सीधा लिखे बता आपको एनसीईआरटी में, सीधे आप देख लेना वाले। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट को NaCl की प्रेजेंस में। यहीं पे बना लेता हूँ, पेंसिल से ही बना लेता हूँ। तो हमारा जो NaCl है, ये आप देखेंगे NaCl का हम NaCl में हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यहाँ पर CaCl2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही बनाते हैं हम। फिर हम क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो बेकिंग सोडा बन जाता है ना। और ये भी हम बताएं कि इसको हीट करने ही है सोडियम कार्बोनेट। एक तो ये प्रोसेस है जो हमें क्वेश्चन में बोला था इन्होंने कि आप कैसे बनाइए कॉमन सॉल्ट से, है ना, रॉ मटेरियल है कॉमन सॉल्ट। दूसरा हमने अभी देखा होगा, आपने देखा होगा, यहीं मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, ये है ना, यहाँ देख पा रहे हो आप, ये लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट को हीट करने से भी हम सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करने से भी हम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये रिएक्शन आपको लिखनी थी यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे भी बना सकते हैं हम। फिर बोला है उन्होंने कि 4 यूजेस, तो 4 यूजेस आप सीधा एनसीईआरटी से पढ़ लेना। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि यूज़ करते हैं हम ग्लास और सोप बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद में जो है सोडियम के कंपाउंड होते हैं बोरेक्स जैसे, सच एज बोरेक्स वगैरह, इनको मैन्युफैक्चर करने में सोडियम कार्बोनेट को क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ में। और इसके अलावा और क्या था यार, अच्छा सा था यार, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आया। मतलब जो हार्डनेस होती है ना, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, उनको भी हम क्या करने में, रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये डी में हो गया। और चूँकि डी में और भी है क्या, नहीं, डी में सेम है। ई में मैंने बोला आपको कि ई में तो सेम आ रहा है आपको, देखो सेट, इसमें भी कार्बन है ना। तो ये हमारे हो गए सेट 1 और 2। अब सेट 3 देख लेते हैं। सेट 3 में क्या डिफरेंट है, चलिए ये आ गया हमारा सेट 3 बेटा, है ना। तो सेट 3 में सेक्शन बी में सीधा जाते हैं हम लोग, देर नहीं करते हम। देखेंगे हम, कॉपर पाउडर वाला तो सेम है। हाँ, ये 22 वाला डिफरेंट दिया है। राइट द फार्मूला एंड द मॉलिकुलर मास ऑफ द थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्कोहल, स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कोहल चेंज एज वन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर होमोलॉगस। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। थर्ड है तो कहाँ जाएंगे हम, समझा ही देता हूँ मैं आपको। थर्ड होमोलॉगी की बात की और किस्म की बात की, एल्कोहल की बात की। तो एल्कोहल में हम जानेंगे बेटा, एल्कोहल को आपको पता भी है कि एल्कोहल कहाँ से शुरू होता है, मिथेनॉल से, है ना। कहाँ शुरू होता है,
मेथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल। तो थर्ड होमोलॉग हमारे पास क्या था? प्रोपेनॉल। इसका फार्मूला होता है CH3CH2CH2OH। ये हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। क्या था? राइट द फार्मूला दे दिया। ओके। एन मॉलिकुलर मास देखेंगे, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? कार्बन 3 है, तो कार्बन का होता है 12, है ना, तो 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 और 8, 8 हाइड्रोजन है, और 8 का होता है 1, मतलब हाइड्रोजन का होता है 1 और 8 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन का होता है 16, 1 ऑक्सीजन 16। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, 12 3 जा 36, 8 और 16, है ना, 40 और 44, 44 और 5 6 50 और 60, है ना, तो बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है? 60। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 60 आ रहा है। नहीं, मैं गलत तो नहीं हूँ? 36 और 4 40 40 44 और हाँ ठीक है, 44 और 6 50 और 10 60। ओके, तो 60 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो आ गया, राइट फॉर्मूला लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। अब बताना है स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल चेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर। चेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम, अच्छा लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो ये लोअर है, ये हायर जा रहे हैं, हायर जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब भी हम हायर अल्कोहल की बात करेंगे, हायर सीरीज में बात करेंगे, या व्हेन वी गो लोअर टू हायर होमोलॉगस, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बिकॉज boiling point increases because of the molecular masses of increases when we go down, when we go lower to higher alcohols। ठीक, नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा 22 वाला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब इसमें तो नहीं है, सेम है। सेक्शन सी में देखते हैं। हाँ ये रहा, एक डिफरेंट आया क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला सेक्शन सी वाला है ना, देख लेते हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो आ ही जाता है बेचारे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो कुछ भी कर लो, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? वाटर जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हमारे पास H2 और O2 में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, H2 गैस O2 गैस, है ना, ये 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, तो O2, ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, इतना तो सबको पता है ना, कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए कैसी रिएक्शन है? क्या पूछा है? वाई इज द रिएक्शन प्रोसेस कॉल्ड ए डीकम्पोजिशन। क्यों डीकम्पोजिशन बोला गया है? बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डीकम्पोजेज इनटू H2 एंड O2। यही तो लिखना था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ए का ए का जो है आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है आंसर? बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डीकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बी का आंसर होता है गिव रीजन स्टेट वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो वैसे ही जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो देना पड़ रही है ना, तभी तो जाके ब्रेक हो रहा है। तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बिकॉज इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये है एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए। सी में हम आ जाते हैं, नेम द गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड कैथोड। क्या यार, है ना, यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीजन होती है, हमेशा याद है, हमें सबको पता है। एनोड पर एक, है ना, ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बात कहाँ रहेगी? कैथोड पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो सी वाला आंसर भी हम यही कर सकते थे। व्हाट इज द डी वाला, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। सिंपल सी बात है, देखो आप यही स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से आप रेशो निकाल सकते थे कि 2:1 हो रहा ना, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 मोल मिल रहे हैं और ऑक्सीजन का 1। तो हम लिख सकते हैं कि द रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एट द कैथोड एंड एनोड इज 2:1। और ये गैसेज हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं बाय
वॉल्यूम। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन सी। यहाँ पर बस अब सब सेम था, ये मरकरी वाला सेम है, और ऑफ मरकरी वाला इसमें सेम है क्वेश्चन। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन डी की तरफ, देखते हैं अगर डिफरेंट होगा तो। नहीं, सेक्शन डी में कुछ डिफरेंट नहीं है, सेक्शन डी में भी कुछ डिफरेंट नहीं था, और ई में तो डिफरेंट है ही नहीं। सो बेटा यहीं पे आज ख़त्म करते हैं हम अपना लेक्चर, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सारे केमिस्ट्री के जो है जो क्वेश्चन थे सेट 1 2 3 के हमने इसमें डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन भी किया है आपको मैंने, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसी के साथ आप देखते रहिए और भी वीडियो, और 10th के बाद 11 12th में भी आप देखते रहिए। केमिस्ट्री में जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अपने पेपर का अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।